हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी है और आज हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आरएनए की सिंथेसिस। आरएनए की सिंथेसिस कैसे होती है बेटा? इससे पहले की वीडियो में, क्लास में हम लोगों ने प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है और सेमी कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग स्टार्ट पढ़ेंगे प्रोटीन आरएनए की सिंथेसिस। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आरएनए सिंथेसिस। ठीक है बेटा, इसका मतलब होता है आरएनए सिंथेसिस। आरएनए की सिंथेसिस कैसे? आरएनए की सिंथेसिस डीएनए से। ठीक है, आरएनए की सिंथेसिस डीएनए से। देखो बेटा, आपको यह बात पता है कि आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है ना? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है। ये आपका डीएनए 3 प्राइम से 5 प्राइम है और ये आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम है। ठीक है, ये इस तरीके से डीएनए बनता है। और मैंने अभी आपसे क्या कहा कि हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से आरएनए बनाना, ये डीएनए है बेटा आपका। डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस करना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही बेटा हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, या इसे हम, ये हमारा आरएनए सिंथेसिस होता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। अब मेरा दूसरा सवाल, एक सवाल ये है बेटा कि ये बताइए, हम लोग जब डीएनए की सिंथेसिस पढ़ रहे थे, जब हम लोग डीएनए की सिंथेसिस पढ़ रहे थे, हम लोग उसे क्या कह रहे थे? हम लोग कह रहे थे कि भाई डीएनए सिंथेसिस क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है ना? रेप्लिकेशन होता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग रेप्लिकेशन नहीं कहते हैं। क्यों? क्यों आरएनए की सिंथेसिस को हम लोग रेप्लिकेशन नहीं कहते? क्यों क्यों ऐसा होता है? उसका एक मेन रीजन है बेटा, अगर आप डीएनए की सिंथेसिस में देखिए, अगर आप बेटा डीएनए के सिंथेसिस में देखेंगे तो ये डीएनए है और उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना लेता है डीएनए, है ना? ये जो डीएनए है उसी की एग्जैक्ट कॉपी ये बनाता है, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी होती है। जैसे आप लोगों को मैंने समझाया था, आप फोटोकॉपी कराने जाइए, आपने एक पेज दिया फोटोकॉपी कराने वाले को, जो दुकान वाला है उसने एग्जैक्ट कॉपी उसकी निकाल दी, तो क्या हो गई? वो एक रेप्लिका कॉपी हो गई ना? तो उसकी एग्जैक्ट कॉपी होती है, इसीलिए हम उसे रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिका कहते हैं, फोटोकॉपी कहते हैं। यहां पर भी डीएनए से जस्ट जो डीएनए बनता है वो एकदम सेम होता है और एकदम एग्जैक्टली सेम साइज का भी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि ये डीएनए है आपका, ठीक है, तो अब इससे जो डीएनए बनेगा ना बेटा, उसकी भी साइज क्या होगी? एकदम इतनी ही होगी, सेम साइज का होगा। इसीलिए हम इसे रेप्लिकेशन कहते हैं। हम आरएनए के सिंथेसिस को रेप्लिकेशन क्यों नहीं कह पाते? उसका रीजन समझ लो। उसका मेन रीजन ये है बेटा कि पूरा का पूरा डीएनए आरएनए नहीं बनाता है। पूरा का पूरा डीएनए आरएनए नहीं बनाता है, बल्कि डीएनए का एक बहुत ही छोटा सा फ्रैगमेंट होता है बेटा जो आरएनए की सिंथेसिस करता है। जैसे मान लो अगर मैं कहूं ये आपका डीएनए है, देखो जितना बड़ा डीएनए ये था उतना ही बड़ा डीएनए उसने अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाई। लेकिन जब यही डीएनए जब आरएनए बनाने लगेगा तो आरएनए हो सकता है इतना ही बड़ा बने, है ना? यानी जो डीएनए का पूरा डीएनए इन्वॉल्व नहीं होता है आरएनए की सिंथेसिस में, बल्कि डीएनए का एक पार्ट होता है बेटा जो आरएनए की सिंथेसिस करता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? आरएनए के सिंथेसिस को रेप्लिकेशन नहीं कहते हैं। तुम खुद बताओ, ये तो तुम कह सकते हो कि ये रेप्लिका हो रहा है ना? एग्जैक्ट कॉपी बन रहा है, साइज के लिहाज से भी और कोडिंग के लिहाज से भी। लेकिन अगर तुम डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस करो तो क्या तुम इसे रेप्लिका कह सकते हो? नहीं कहोगे, क्योंकि डीएनए का एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट होता है जो आरएनए की सिंथेसिस करता है बेटा। इसीलिए हम इसे रेप्लिकेशन नहीं कहते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यहां तक बात समझ में आई? अभी हम आगे बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्यों डीएनए का एक छोटा सा फ्रैगमेंट ही इन्वॉल्व होता है आरएनए की सिंथेसिस में। ये सारी बातें हम लोग आगे करेंगे अभी।
बात समझ में आई? ठीक है, तो डीएनए का एक छोटा सा फ्रैगमेंट इन्वॉल्व होता है। वो जो छोटा सा फ्रैगमेंट है ना, वो फ्रैगमेंट जो आरएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये बात हमारी हो गई, दो बात हो गई। अब तीसरी बात, तीसरा सवाल मेरा ये है कि क्या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसिस में? क्या मैंने आपसे कहा कि डीएनए से ही आरएनए बनता है, और आपको पता है कि डीएनए बेटा डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्या दोनों डीएनए के स्ट्रैंड आरएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं? मैं कहूंगा नहीं। बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डज नॉट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। दोनों में से सिर्फ एक स्ट्रैंड इन्वॉल्व होता है, किसमें? आरएनए की सिंथेसिस में। यहां तक बेटा समझ में आई बात? दोनों स्ट्रैंड नहीं इन्वॉल्व होता, अभी रीजन मैं दूंगा उसका। दोनों स्ट्रैंड नहीं इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ एक स्ट्रैंड इन्वॉल्व होता है आरएनए की सिंथेसिस में। क्यों? क्यों? देखो, मान लीजिए बेटा ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है, ठीक है, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है। मान लीजिए इसने भी आरएनए बनाया, है ना, इसने भी आरएनए बनाया और इसने भी आरएनए बनाया। अब होगा क्या बेटा? ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। ठीक है बेटा, ये दोनों अटैच होके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे, और जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता है। जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वो कभी भी बेटा प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होता। अरे भाई ये बताओ, मैंने बेटा सेंट्रल डोग्मा में आप लोग बता रखा है ना, डीएनए से हम आरएनए बनाएंगे और आरएनए से हम क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। यही तो होता है, डीएनए में हमारे जीन होता है, और वो जीन जो होता है वो किसी ना किसी प्रोटीन के लिए जिम्मेदार होता है। यही तो होता है ना भाई, यही तो होता है। लेकिन यहां पर क्या होगा? अगर मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा, सवाल ये है मेरा, जो तीसरा सवाल मेरा क्या है, वो यही है कि क्या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड इन्वॉल्व होते हैं आरएनए के सिंथेसिस में? तो मैं कहूंगा नहीं, दोनों स्ट्रैंड नहीं इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ एक स्ट्रैंड इन्वॉल्व होता है आरएनए के सिंथेसिस में। कौन होता है? कौन सा स्ट्रैंड होता है बेटा? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। तो क्यों नहीं इन्वॉल्व होता है? क्यों आखिर डीएनए का दोनों स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनाता है? तो पहला मेरा जवाब यह है कि बेटा अगर मान लीजिए ये एक डीएनए का जो ब्लैक से मैंने बनाया है वो एक आरएनए बना देगा, ये जो दूसरा वाला मैंने डीएनए बनाया उससे भी आरएनए बनाएगा। अब ये दोनों आरएनए क्या होंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो क्या बना लेंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। और ये बेटा जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेगा ना, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता है, प्रोटीन बन ही नहीं सकता इससे। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा जो असली मकसद था कि डीएनए से प्रोटीन बनाया जाए वो तो हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए नेचर ने क्या किया है, दोनों डीएनए इन्वॉल्व नहीं होते हैं आरएनए सिंथेसिस में, सिर्फ एक डीएनए का स्ट्रैंड इन्वॉल्व होता है। यहां तक बात समझ में आई? लेकिन आपको यह बात अभी नहीं समझ में आ रही होगी मैं कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात क्या कह रहा हूं। देखिए आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं आर्गुमेंट के लिए मान लो यहां पर ए है, जी है, सी है, टी है, ए है, जी है, ठीक है बेटा। अब आप खुद बताइए, अगर इस डीएनए में ए जी सी टी ए जी रहा होगा तो इस डीएनए में क्या रहा होगा? आप कहेंगे भाई ए है यहां पे तो टी होगा, यहां पे जी है तो यहां सी होगा, यहां पे जी होगा, यहां टी है तो यहां ए होगा, यहां ए है तो टी होगा, और यहां जी है तो बेटा सी होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर मान लीजिए अगर यहां पर ए जी सी टी टी ए जी होगा तो आरएनए में क्या होगा? बेटा ए होगा तो यहां पर यू हो जाएगा। क्यों? तुम्हें पता है कि ये तो डीएनए का केस होता है ना, एडेनिन थायमिन से अटैच होती है, गुआनिन साइटोसिन से अटैच होती है, ये तो डीएनए के केस में होता है। लेकिन जब हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो आरएनए में आपको पता है क्या है, इन प्लेस ऑफ थायमिन वहां पर क्या पाया जाता है? वहां पर बेटा वहां पर यूरेसिल पाया जाता है।
एडेनिन यूरेसिल से अटैच होगा और ग्वानिन आपका साइटोसिन से अटैच होगा। इस तरीके से अटैच होगा। बोलिए बेटा, तो यहां पर ए की जगह क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। देखो यू आ जाएगा, जी की जगह सी, सी की जगह जी, टी की जगह बेटा ए आ जाएगा, ए की जगह यू और जी की जगह सी आ जाएगा। यहां पर आ गया, बोलो आ गया भाई। अब इस तरीके से देखो यहां पर बेटा टी होगा तो यहां ए आ गया, सी है तो जी आ गया, जी है तो सी, ए है तो यू, टी है तो ए आ गया और सी है तो जी आ गया। अब ये देखो दोनों अगर आरएनए के स्ट्रैंड देखिए बेटा, दोनों आरएनए के स्ट्रैंड अगर आप देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि देखो यू ए का कॉम्प्लीमेंट होता है नहीं होता है। देखो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है तो जाहिर सी बात है ये क्या बना लेगा, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सॉरी ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इसी तरीके से ये क्या, ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ए यू फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब आपस में अटैच हो जाएंगे। बेटा जब ये दोनों अटैच हो जाएंगे तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेगा या नहीं बना लेगा, बना लेगा। अब समझ में आई बात जो मैं कह रहा था, अब आपको समझ में आ गई। ये क्या बना लेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेगा और डबल स्ट्रैंडेड से आरएनए से प्रोटीन पॉसिबल होता ही नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा पहला रीजन। अब दूसरा रीजन क्या हो सकता है, देखिए दूसरा रीजन क्या हो सकता है बेटा, अगर मान लेते हैं, है ना, हम मान लेते हैं क्या हुआ है, प्रोटीन बन भी गई है। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम ये मान लेते हैं कि दोनों स्ट्रैंड क्या करते हैं, आरएनए के सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब दिक्कत क्या होगी कि देखो बेटा ये वाला जो आरएनए बना, जिसे हम लोग मान लो आरएनए ए कह देते हैं, है ना, और इसको आरएनए बी कह देते हैं। ठीक है बेटा, अब आप देखिए अगर मान लीजिए दोनों स्ट्रैंड बनेगा भी और दोनों स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड ना बने, मान लेते हैं, है ना, वैसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है जिससे वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती, लेकिन मैं दूसरा रीजन जो दे रहा हूं, मान लीजिए ये आरएनए बना, ये आरएनए ए बन गया, है ना, आरएनए ए बन गया, और ये क्या बना दिया इसने, ये इसने बना दिया आरएनए बी बना दिया। अब आप देखिए बेटा आरएनए ए का सीक्वेंस अलग तरह का है, आरएनए बी का सीक्वेंस अलग तरह का है। ठीक है, जाहिर सी बात है जब ये अलग तरह का है तो ये प्रोटीन बनाएगी अलग तरह की, प्रोटीन ए बना देगी, और ये कैसी बना देगी, सॉरी, ये प्रोटीन बी बना देगी, है ना, ये प्रोटीन बी बना देगी। अब तुम एक बात देखो, डीएनए एक ही है ना, एक ही सेगमेंट का डीएनए है, एक ही सेगमेंट का डीएनए है, और एक सेगमेंट के डीएनए ने दो तरह की प्रोटीन बना दी। अब तुम खुद बताओ बेटा, जब इसने दो तरह की प्रोटीन बना दी तो हमारी जो सेल होगी या जो पूरी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मशीनरी जो होती है उसके लिए कंफ्यूजन की शिकार हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बोलिए, हमारी सेल या जो जेनेटिक हमारी मशीनरी जो है पूरी, वो कंफ्यूज हो जाएगी कि सही वाला जो प्रोटीन है वो ये वाला है या ये वाला है ना? उसके लिए दिक्कत हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी बेटा। इसीलिए नेचर ने क्या किया है, दोनों स्ट्रैंड नहीं इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड इन्वॉल्व होता है डीएनए की सिंथेसिस पे। बात समझ में आ गई यहां तक? बोलिए बेटा, बात समझ में आई? ठीक है, आगे चले। अब ये जो बात मैंने बोली आप परेशान मत होइए, ये सारी बातें मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो बात मैंने आपसे बोली है वो मैं आपको आगे लिखवा दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैंने बेटा आप लोगों को समझाया, क्या समझाया कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए बाय आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और यहां पर मैंने आप लोगों को समझा रखा है कि हम इसे ट्रांसक्रिप्शन क्यों कहते हैं, हम इसे आरएनए इसे रेप्लिकेशन लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए मैंने ये जो बात अभी बोली है वो मैं लिखवाया कि आरएनए सिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन से अलग होती है, कैसे? एज इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्रिप्टेड इनटू आरएनए and only one strand of DNA is involved in RNA synthesis। यानी वही बात जो मैंने आपसे कही बेटा कि अगर इतनी बड़ी साइज का डीएनए है तो
अगर ये रेप्लिकेशन करेगा, है ना, अगर ये रेप्लिकेशन करेगा तो ये इतनी बड़ी साइज का तो डीएनए बना देगा, लेकिन जब इसे आरएनए सिंथेसिस करना पड़ेगा यानी ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, तो वो बहुत एक स्मॉल, एक बहुत छोटी साइज, छोटे जो सेगमेंट होता है, बहुत स्मॉल सेगमेंट होता है डीएनए का, वही इन्वॉल्व होता है आरएनए की सिंथेसिस में। इसीलिए बेटा हम इसे रेप्लिकेशन नहीं कहते हैं और ये रेप्लिकेशन से अलग होता है। मामला यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? देखो नेक्स्ट पॉइंट, वही जो क्वेश्चन मैंने शुरू में किया था कि क्यों दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं आरएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते। तो पहला रीजन बेटा मैंने ये दिया है कि जब दोनों स्ट्रैंड होंगे तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे तो बेटा क्या होगा, वो दोनों क्या करेंगे, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन कर लेंगे और दिस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होगा, इससे प्रोटीन की सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। मामला यहां तक समझ में आया आप लोगों को? आगे चले। अब ये तो पहला रीजन हो गया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, ये खासकर जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड की जिनको प्रिपरेशन करना है, स्पेशली फोकस्ड है बोर्ड पे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि क्यों दोनों स्ट्रैंड नहीं इन्वॉल्व होते, इस क्वेश्चन आता है, आप लोग याद रखिए। ये तो पहला हो गया रीजन। दूसरा रीजन बेटा मैंने आप लोग क्या बताया था कि अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए के वो 2 स्ट्रैंड आरएनए के बना ले, तो जाहिर सी बात है दोनों स्ट्रैंड अलग अलग तरह के, दोनों स्ट्रैंड जो आरएनए के बनेंगे वो अलग अलग तरह की प्रोटीन बनाएंगे। अब अलग अलग प्रोटीन एक ही डीएनए फ्रैगमेंट से 2 अलग अलग तरह की, मैंने बताया था ना अभी, एक डीएनए फ्रैगमेंट लिया था, याद करो, अभी ये वाले पेज में बताया था ना मैंने, ये देखो ये बताया था ना मैंने। तो यहां पर वही चीज है कि एक डीएनए का एक ही फ्रैगमेंट है, उससे एक अलग तरह की प्रोटीन बन गई जिसे प्रोटीन ए कहेंगे, और यहां और अलग, तो यहां पर क्या होगा, फ्रैगमेंट डीएनए का एक ही होगा और उससे 2 तरह की प्रोटीन बन जाएंगी, है ना, 2 तरह की प्रोटीन बन जाएंगी। और ये जो दोनों तरह की प्रोटीन होंगी बेटा, ये करेंगी क्या, ये हमारी जो सेल की जो मशीनरी है ना, उसे कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, देखो, हेंस वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड कोडिंग फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन्स। देखो यही चीज मैंने यहां बताई है, चाहे तो आप इसे बना भी लीजिएगा। दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी, और हमारी जो सेल है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन मशीनरी जो है, उसे वो पूरे तरीके से कंफ्यूज कर देगा। बात समझ में आ गई कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, आगे चले बेटा, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, अब नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होती है। देखिए मैंने आपको शुरू की क्लास में ये बात बोल रखी है कि पूरा का पूरा डीएनए आरएनए नहीं बनाता है, उसका एक सेगमेंट बनाता है, उसका एक सेगमेंट होता है डीएनए का जो आरएनए बनाता है। बेटा उस सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहते हैं। बात समझ में आई? डीएनए सेगमेंट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, डीएनए का वो सेगमेंट जो कि इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए में, उसे ही हम लोग ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बेटा 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होती है प्रमोटर, ठीक है, एक होती है प्रमोटर, एक होती है स्ट्रक्चरल जीन, एक होती है स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा क्या है, टर्मिनेशन जीन। ये 3 चीजें होती हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में बेटा, ये प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेशन, ये 3 चीजें होती हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे कुछ चीज देखते हैं। क्या देखेंगे बेटा, अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि डीएनए में ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों स्ट्रैंड इन्वॉल्व नहीं होते हैं आरएनए के सिंथेसिस में, कोई एक इन्वॉल्व होता है। अब जरा देखते हैं वो कौन सा स्ट्रैंड होता है जो आरएनए की सिंथेसिस करता है। बेटा देखिए, क्योंकि आप याद करिए मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी जब पहली क्लास में, चाहे डीएनए की बात हो और चाहे आरएनए की हम बात करें, ये दोनों ही केस में जो रेप्लिकेशन होता है, या सॉरी रेप्लिकेशन कह रहा हूं, जो सिंथेसिस होती है ना, सिंथेसिस इज ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही होती है।
याद करो पिछली बार रेप्लिकेशन वाली क्लास में भी साफ मैंने बोला था कि हमेशा हमेशा जो सिंथेसिस होगी वो कहां से, डीएनए की सिंथेसिस हमेशा बेटा 5 से 3 होगी और उसकी जो टेम्पलेट की रीडिंग जो होती है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम। और जाहिर सी बात है ये कि अगर ये बेटा डीएनए की सिंथेसिस 5 प्राइम से 3 प्राइम हो रही है तो इसका मतलब उसका जो टेम्पलेट है वो कहां से कहां है, 3 प्राइम से 5 प्राइम है। तो ये टेम्पलेट हो गया है ना, ये टेम्पलेट हो गया और ये न्यूली डीएनए की सिंथेसिस हो गई। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई यहां तक? अच्छा, अब तुम इसमें देखो, इसको देखो तुम लोग, इसको देख कर तुम बता सकते हो कि डीएनए का वो, क्योंकि ये जो ब्लैक से मैंने बना रखा है ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इसको देख के बेटा आप बता सकते हैं कि डीएनए का वो कौन सा स्ट्रैंड है, डीएनए का वो कौन सा स्ट्रैंड है जो आरएनए की सिंथेसिस करेगा। तुम देखते कह दोगे सर ये वाला, ये जो ऊपर वाला है ना 3 प्राइम से 5 प्राइम, वो स्ट्रैंड होता है जो आरएनए की सिंथेसिस करता है। बात समझ में आई? इसे बेटा हम लोग कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसे हम लोग कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, इसे बेटा हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। और जो इन्वॉल्व नहीं होता है उसे हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। फिर से सुन लो, डीएनए का वो स्ट्रैंड जो आरएनए की सिंथेसिस करेगा उसे हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड, सॉरी उसे हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, और जो नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, वो कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? अच्छा, अब आप आगे देखते हैं। अब मैंने बेटा आप लोगों से एक बात कही कि जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है, जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है उसमें 3 चीजें होती हैं, एक प्रमोटर है, एक स्ट्रक्चरल जीन है और एक टर्मिनेशन है। ठीक है, देखो बेटा ये प्रमोटर कहां पाया जाएगा, ये प्रमोटर है ना, दिस इज प्रमोटर, और ये जो है ये टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन जीन, ये टर्मिनेशन जीन है। ठीक है, यानी ये वो सीक्वेंस है डीएनए का जहां प्रमोटर रीजन क्या होगा, पहले सुन लो बेटा। प्रमोटर जो होता है ये एक रीजन होता है, ये सीक्वेंसेस होते हैं, मैं अभी आगे बताऊंगा। टाटा बॉक्स होता है TA, टी मतलब थायमीन वाला, ए मतलब एडेनिन वाला, ये सीक्वेंस होता है। अभी हम आगे इस पे डिस्कशन करेंगे बेटा। ये बेटा असल में सीक्वेंस होता है जहां से एक तरह से, अभी आप समझिए, जहां से प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट, जहां से आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। प्रमोटर वो रीजन होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जानते हो ना, जिस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए से डीएनए की सिंथेसिस करता है, उसी तरीके से आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है बेटा, वो डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस करता है। अच्छे तरीके से सुनते जाओ, ये आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, वो डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस करता है। ठीक है भाई, आरएनए की सिंथेसिस करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज कहां पर अटैच होता है, वो अटैच होगा प्रमोटर पर, और फिर बेटा प्रमोटर से फिर वो क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए स्टार्ट करता है। बात समझ में आ गई? सिंथेसिस ऑफ आरएनए स्टार्ट करता है, और ये आरएनए की सिंथेसिस कहां पर जाकर खत्म होती है, वो जाकर खत्म हो जाती है बेटा टर्मिनेशन पे। समझ में आया? याद करो तुम लोग, जब हम लोग रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे डीएनए का, वहां पर सिंथेसिस कहां से स्टार्ट हो रही थी, जहां पर ओराई थी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और कहां पर खत्म हो रही थी, वापस आके वो मिल जा रहा था। याद आ रहा है कुछ? क्योंकि वो बाई डायरेक्शनल होता है, ये तो बाई डायरेक्शनल ऐसा नहीं कोई चीज है, वो बाई डायरेक्शनल होता है, तो वो आके मिल जाता है। ठीक है, तो प्रमोटर और टर्मिनेशन के बीच का जो रीजन है, प्रमोटर और बेटा टर्मिनेशन के बीच का जो रीजन है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर और टर्मिनेशन के बीच का जो रीजन है वो क्या कहलाएगा बेटा, स्ट्रक्चरल जीन। और यही वो स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा आपकी आरएनए की, उतना ही बड़ा आपका आरएनए होगा। यही स्ट्रक्चरल जीन है। देखो स्ट्रक्चरल जीन हम मान ले यहां से यहां तक है, बात समझ में आई? स्ट्रक्चरल जीन किसके बीच में होता है, प्रमोटर और टर्मिनेटर की जीन के बीच में होता है।
और यही बेटा क्या बनाता है, आरएनए की सिंथेसिस करता है। यहां तक कुछ बात समझ में आई? बात समझ में आ गई कि टर्मिनेशन यूनिट क्या होगी? टर्मिनेशन यूनिट वो सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए इज कॉल्ड टर्मिनेशन यूनिट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्ट्रॉन। अभी आगे हम लोग बात करेंगे, इसे सिस्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, अब टर्मिनेशन यूनिट में तीन चीज आती है। प्रमोटर, प्रमोटर वो जगह होती है, डीएनए पे जगह होती है। जैसे मान लो ये बेटा, ये क्या है, ये एक डीएनए है, सॉरी ये एक डीएनए है, ठीक है, ये एक डीएनए। अब डीएनए बेटा, ये डीएनए है। अब डीएनए में जाहिर सी बात है प्रमोटर भी होगा, टर्मिनेशन भी होगा और स्ट्रक्चरल जीन भी होगी। अब होगा क्या कि देखो ऐसा होता है, मैंने आपसे क्या बताया, प्रमोटर के कुछ सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस होते हैं ना, सीक्वेंस होते हैं। जैसे टाटा मैंने कहा TA, ये सीक्वेंस होता है, आगे अभी हम लोग बात करेंगे। अब ये आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज यहां पर डीएनए पे आकर अटैच हो गई। अब वो आगे बढ़ेगी, क्या ढूंढेगा ये बेटा सीक्वेंस ढूंढेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये सीक्वेंस ढूंढेगा। क्या सीक्वेंस ढूंढेगा? टाटा बॉक्स, ये सीक्वेंस ढूंढेगा। मान लो यहां पर इसे सीक्वेंस मिल गया। अब वो क्या करेगा, यहां से उसके जस्ट नीचे से क्या करेगा, फिर प्रोटीन आरएनए के सिंथेसिस बेटा वो स्टार्ट कर देगा। और जहां पर उसे टर्मिनेशन रीजन मिलेगा, टर्मिनेशन बताऊंगा अभी, एक रो रीजन होता है, जहां पर भी उसे टर्मिनेशन रीजन मिलेगा वहां पर वो प्रोटीन की सिंथेसिस रोक देगा। अरे सॉरी यार, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं, आरएनए की सिंथेसिस वो रोक देगा। मामला समझ में आया? ये आपका डीएनए है, डीएनए पे, ये जो डीएनए है इस पे कहीं पर प्रमोटर का सीक्वेंस है। आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया और ढूंढेगा, जहां उसे आरएनए, जहां उसे प्रमोटर रीजन मिलेगा, यानी टाटा बॉक्स मिलेगा, टाटा TATA वहां मिलेगा, वहां से ही वो क्या करेगा, नीचे की तरफ फिर वो प्रोटीन के आरएनए के सिंथेसिस स्टार्ट करेगा और फिर बाद में वो टर्मिनेशन पे एंड कर देगा। ठीक है, यानी अगर ऐसे मैं बात करूं, अगर इस तरीके से बात करूं तो देखो ये अब मैं क्या बना रहा हूं, ये आरएनए बना रहा हूं, ये आएगा और प्रमोटर पे अटैच होगा और उसके बाद बेटा क्या करेगा, वो यहां से 5 प्राइम, यहां से वो क्या करेगा, आरएनए के सिंथेसिस स्टार्ट करेगा और यहां पर वो क्या करेगा, एंड कर देगा। ठीक है, ये क्या है, ये बेटा आपका आरएनए है। बात समझ में आ गई? ये आपका आरएनए। तो ये वाला स्ट्रैंड जो है, ये वाला, ये आरएनए की सिंथेसिस करता है। कुछ समझ में आया? अच्छा, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब एक और बात देखते हैं। अब क्या देखते हैं, अब ये देखते हैं कि आखिर इसका नामकरण कैसे कहते हैं। जैसे अगर आप कैसे बताएंगे कि प्रमोटर किस रीजन पर पाया जाता है। देखो बेटा, एक बात क्लियर कर दूं मैं तुम लोग को, मैंने आपसे क्या कहा कि टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा जिससे आरएनए की सिंथेसिस होगी और कोडिंग स्ट्रैंड वो होगा जो आरएनए की सिंथेसिस नहीं करेगा। ठीक है, चाहे प्रमोटर की बात हो चाहे टर्मिनेटर की बात हो, ये दोनों ही जो सीक्वेंस होंगे वो पाए जाएंगे बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। सुन लो, चाहे प्रमोटर की बात करें चाहे टर्मिनेटर की बात करें, वो पाए जाएंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। लेकिन जब इसका नोमेनक्लेचर होता है या इसकी जब हम पोजीशन बताते हैं, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड बताते हैं। बात समझ में आई? ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड बताते हैं। हम क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे कि प्रमोटर कहां पाया जाता है, हम बताएंगे बेटा 5 प्राइम एंड पे, 5 प्राइम एंड पे पाया जाता है। तो जैसे ही मैंने कहा 5 प्राइम एंड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कोडिंग स्ट्रैंड, ये अपने आप सेंस हो जाएगा। और जैसे ही और अगर पूछा जाए कि भाई टर्मिनेटर किस तरफ पाया जाता है, तो वो आप कहेंगे 3 प्राइम एंड। देखो वो 3 प्राइम एंड। तो मैंने क्या कहा कि चाहे प्रमोटर की बात करिए आप और चाहे टर्मिनेटर की बात करिए, ये दोनों ही जो पॉइंट्स होते हैं या सीक्वेंस होते हैं, ये बेटा पाए जाते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। लेकिन जब इसका हम पोजीशन बताते हैं तो हम पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पे बताते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो प्रमोटर रीजन जो है वो 5 प्राइम पे पाया जा रहा है, 5 प्राइम एंड पे पाया जा रहा है। और जब जैसे ही मैं ये कहूंगा कि 5 प्राइम एंड पे पाया जा रहा है, तो आप अपने आप समझेंगे कि ऑन द 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। और जब मैं ये कह रहा हूं कि टर्मिनेशन जो है वो 3 प्राइम एंड पे पाया जा रहा है, तो वो भी आप क्या समझेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, जो स्ट्रक्चरल जीन के इस तरफ जो चीज होगी उसे हम कहेंगे अपस्ट्रीम।
ठीक है, अप स्ट्रीम। और इधर की तरफ जो होगी उसे क्या कहेंगे बेटा हम लोग? उसे हम लोग कहेंगे डाउन स्ट्रीम। ये बात याद रखिएगा। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि प्रमोटर किस तरफ होता है? हम ये कह सकते हैं बेटा प्रमोटर जो होता है 5 प्राइम एंड ब्रैकेट में अप स्ट्रीम ऑफ कोडिंग रीजन। अगर मैं कोडिंग ना भी बताऊं, कोडिंग स्ट्रैंड, तब भी आप ये समझेंगे कि वो कोडिंग की बात हो रही है। बात समझ में? और अगर टर्मिनेशन की बात हो तो वो 3 प्राइम एंड यानी डाउन स्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, क्योंकि इसको एनसीईआरटी से पढ़ोगे तुम्हें कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा कि तुम्हें समझ, ये मैं प्रमोटर की बात कर रहा हूं और ये मैं टर्मिनेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये तो मैं टर्मिनेशन की बात कर रहा हूं। इसे क्लियर रखिएगा बेटा कि दोनों ही पाए जाएंगे टेम्पलेट पे, लेकिन उसकी नोमेनक्लेचर या पोजीशन जो होगी हम कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पे बात करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके एनसीईआरटी में चीज दी है। अब आप जब ये या अगर ये नहीं पढ़े रहेंगे और डायरेक्ट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने लगेंगे ना, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे ये कहना क्या चाह रहा है। तो असल में वो यही कहना चाह रहा है कि पाया तो जाता है टेम्पलेट पे, लेकिन जो उसका नोमेनक्लेचर होता है उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड के बेस पे करते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो क्वेश्चन हम आपको लिखवा देंगे। अच्छा, एक चीज और, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है ना, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है बेटा, उसे हम लोग एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑल्सो नोन एज इसे बेटा हम लोग एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, या इसे हम लोग निगेटिव भी कहते हैं, निगेटिव से भी डिनोट करते हैं। बात समझ में? इसे याद रखना। और जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है हमारा, जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसे हम लोग बेटा सेंस भी कहते हैं, या इसे हम लोग पॉजिटिव भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये सारी बातें जो है सब काम की बातें। टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटी सेंस भी कहते हैं या निगेटिव, और कोडिंग स्ट्रैंड को हम लोग सेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं, या हम लोग नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड को। बात समझ में आ गई? आगे चले? ठीक है बेटा, इससे आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग इस पे एक, हाँ, ये बात जो मैंने अभी बताई है वो यहां लिखवा दिया है कि प्रमोटर जो होता है इज लोकेटेड टुवर्ड द 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड अप स्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। और जो जो टर्मिनेटर होगा वो किधर होगा? डाउन स्ट्रीम की तरफ होगा, इज लोकेटेड टुवर्ड द 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग, सॉरी ये होगा 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड यानी डाउन स्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। आगे चले, यहां तक कुछ समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, अब आगे देखते हैं बेटा। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो अभी प्रमोटर वाला जो मैंने बताया ना, प्रमोटर और टर्मिनेशन की उसकी पोजीशन के बेस पे। द प्रमोटर एंड टर्मिनेशन साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट, कहां पर होती है? तो अभी बेटा मैंने बताया था कि प्रमोटर जो होता है वो 5 प्राइम होता है, किसके? 5 प्राइम अप स्ट्रीम होता है, और जो टर्मिनेशन जो होता है वो 3 प्राइम डाउन स्ट्रीम पे होता है ना। अब देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। पहले उसने प्रमोटर का पूछा है, फिर टर्मिनेटर का पूछा है। कह रहा है प्रमोटर जो होता है वो 3 प्राइम अप डाउन स्ट्रीम पे होता है। नहीं, गलत कह रहा है, ये नहीं हो सकता। दूसरे पे आ जाए, प्रमोटर जो होता है 5 प्राइम अप स्ट्रीम एंड 3 प्राइम डाउन स्ट्रीम एंड, ये सही कह रहा है, एंड रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, एकदम सही कह रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ये बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, ये एम से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए हम लोग सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, मैंने आप लोगों को बेटा इससे पहले पढ़ा चुका है ना, रेप्लिकेशन के वक्त मैंने आप लोगों को सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ क्या होता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स के केस में देखें, अगर बेटा हम प्रोकैरियोट्स के केस में देखते हैं, तो मैंने आप लोग बताया था कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ कहां होती है? पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में होती है। ये क्या है? ये बेटा डीएनए। डीएनए से आपका डीएनए बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के प्रोसेस से डीएनए बनेगा।
ठीक है बेटा, डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से, ट्रांसक्रिप्शन से, और बेटा उसके बाद आरएनए से प्रोटीन बनेगा, है ना। इसे थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा। और उसके बाद क्या होगा बेटा, इससे प्रोटीन बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन होगा। तो आपने देखा कि ये पूरा का पूरा जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ जो है वो एक ही सिंगल कंपार्टमेंट में होता है, और वो कंपार्टमेंट क्या है, साइटोप्लाज्म होता है। In one compartment, one single compartment, that is cytoplasm. कहां पर होता है बेटा, वो साइटोप्लाज्म में होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा प्रोकैरियोट्स के बारे में। अब देखते हैं जरा यूकैरियोट्स के बारे में क्या होता है। यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है? यूकैरियोट्स में बेटा दो कंपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है ना। दो ऑर्गेनेल इस्तेमाल होता है। देखो, वहां पर क्या होगा, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस में क्या होगा बेटा, ये आपका डीएनए है, डी मतलब डीएनए, डीएनए से डीएनए बन जाएगा रेप्लिकेशन प्रोसेस के जरिए से। मैं आरईपी से लिख दे रहा हूं, रेप्लिकेशन। ठीक है, अब डीएनए से बेटा होगा क्या, एचएनआरएनए बनेगा, एचएनआरएनए बनेगा। अभी बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है। और उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। नहीं, सॉरी, इसे बेटा हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ठीक है, इसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। अब क्या होगा, ये जो एचएनआरएनए आपका बना है ना, इसे हम लोग हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए कहेंगे। यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जो आरएनए बनता है ना, वो काफी बड़ी साइज का होता है। उसमें फिर बेटा उसमें कुछ काट छाट होती है, कुछ चीजों को ऐड किया जाता है, कुछ चीजों को रिमूव किया जाता है। अब जाके क्या होगा, आपका मैच्योर आरएनए बनेगा। सिर्फ इसलिए वो बहुत छोटी साइज का होगा, इसलिए मैंने साइज छोटी रखी है। वो फिर जाके एमआरएनए बनेगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। ठीक है बेटा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस हो गया। अब क्या होगा, अब ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल के बाद आपका एमआरएनए तैयार हो गया। अब ये जो है आपका आरएनए वो कहां आएगा, वो आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। देखिए, ये तो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। अब ये एमआरएनए से क्या होगा बेटा, प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। यानी ये जो अब यहां पर क्या होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो आपने देखा कि अगर यूकैरियोट्स के केस में देखा जाए तो पूरा का पूरा जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ जो प्रोसेस होता है, सेंट्रल डोग्मा जो होता है वो दो कंपार्टमेंट में होता है ना। जो सेंट्रल डोग्मा वाला प्रोसेस जो है वो बेटा दो कंपार्टमेंट में होता है। एक है न्यूक्लियस और एक क्या होता है, साइटोप्लाज्म। एक होता है साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस में क्या क्या चीज होगी बेटा, न्यूक्लियस में है आपका एक हुआ रेप्लिकेशन, है ना, रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन,
और सबसे लास्ट में क्या हुआ, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस न्यूक्लियस में होता है और सिर्फ एक प्रोसेस जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं, है ना, जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है वो कहां होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। तो यूकैरियोट्स में बेटा पूरे प्रोसेस के लिए, सेंट्रल डोग्मा के प्रोसेस के लिए दो कंपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है, एक है न्यूक्लियस और एक है आपका साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इसे जरा फिर से समझ लो। मैंने यहां पर क्या कहा था कि डीएनए जो है वो डीएनए से डीएनए बन रहा है रेप्लिकेशन से, डीएनए से आरएनए बनता है यूकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से, उसे हम लोग एचएनआरएनए कहते हैं। एचएनआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या है बेटा, ये हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। बात समझ में? अब सुन लो तुम एक बात, यूकैरियोट्स में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनता है ना, उस आरएनए में बहुत, यहां पर आरएनए में क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जैसे कोई प्रोसेस यहां पर प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, लेकिन यहां पर यूकैरियोट्स में होता। जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एचएनआरएनए होता है बेटा, उसमें बहुत सी चीजों को हम ऐड करते हैं, सुनना मेरी बात, बहुत सी चीजों को हम ऐड करते हैं और बहुत सी चीजों को रिमूव करते हैं। और वो जो एडिशन और रिमूविंग तीन चीजें होती हैं, वहां पर एक कैपिंग होता है, एक टेलिंग होता है और एक स्प्लाइसिंग होता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग ये प्रोसेस होता है। अब इन तीनों के जरिए से हम एचएनआरएनए में कुछ चीजों को रिमूव करते हैं और कुछ चीजों को ऐड करते हैं, तब जाके क्या बनता है, आपका मैच्योर आरएनए बनता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। ठीक है, अब ये एमआरएनए जो होता है, जो अब पूरे तरीके से मैच्योर हो चुका है, अब वो न्यूक्लियस से आएगा बाहर और फिर बेटा वहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। बोलिए, समझ में आ गई यहां तक आप लोगों को, यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, एचएनआरएनए में मैंने आपसे क्या कहा कि चीजों को रिमूव होता है, इसीलिए देखिए मैंने यहां पर छोटी साइज का दिखाया। कुछ आरएनए के लगभग 90% पार्ट जो होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं, यानी सिर्फ 10 जो एचएनआरएनए बनता है ना, उसका सिर्फ 10% होता है मैच्योर आरएनए होता है। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आई? आगे चलें बेटा, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं बेटा, अब हम लोग जरा देखते हैं कि यहां पर कौन सा एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है। आपको यह बात पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में हम कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। बेटा ये एंजाइम होता कैसा है, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। जैसे पता है डीएनए की ही मदद से तो आरएनए की सिंथेसिस करते हैं, तो ये कैसा हुआ, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ठीक है भाई, ये इस तरीके से होता है। अच्छा, अब आगे चलिए। अगर हम सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखेंगे तो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है, लेकिन इसके 5 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स होती है। सिंगल आरएनए polymerase having 5 different polypeptide। ठीक है, क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं अभी यूकैरियोट्स में बात करूंगा ना, तो यूकैरियोट्स में बेटा मैं आपको बताऊंगा
कि 3 तरह के एंजाइम होते हैं आरएनए के सिंथेसिस करने के लिए। आपको ये बात पता है कि आरएनए कितना कैसा होता है? मेनली 3 तरह का होता है, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। हम इस पे डिटेल में बेटा डिस्कशन करेंगे, ये किस किस तरीके से काम करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी आप बस ये जाने कि आरएनए जो होता है वो 3 तरह का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। यूकैरियोट्स में क्या होता है, टीआरएनए को बनाने के लिए अलग आरएनए पॉलीमरेज होता है, एमआरएनए के लिए अलग और आरआरएनए के लिए अलग होता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक ही एंजाइम, एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है और वो एक आरएनए के सिंथेसिस करेगा, फिर उसमें ब्रेक डाउन होके तीनों तरह के आरएनए बन जाते हैं। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहां पर सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जिसके 5 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स होती है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो प्रोकैरियोट्स में जो एंजाइम होता है ना, ये बहुत बड़ी साइज का होता है, बड़ी साइज का होता है। और इसमें 5 कौन सी पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं? एक है अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश, सिग्मा, ओमेगा, है ना। और इसे बेटा हम लोग होलो एंजाइम कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। और ये जो होलो एंजाइम जो है ये इनिशिएशन कराता है। क्या ऐसे कराता है अभी समझाऊंगा आगे। यानी इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस जो होता है उसमें यही होलो एंजाइम होता है। ये क्या है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश, सिग्मा, ओमेगा। बोलो बेटा, इसको समझ में आ रहा है? ये ऐसे होता है, जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि ये 2 अल्फा हो गया, ठीक है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। आप लोग ये बात पढ़ चुके हैं और जानते हैं बेटा, 11वीं क्लास में आप लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा है। बहुत से ऐसे प्रोटीन्स होती हैं और बहुत से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था हीमोग्लोबिन, उसमें 4 पेप्टाइड्स होती हैं, 4 प्रोटीन्स की वो पॉलीपेप्टाइड होती है। अरे भाई, अल्फा होती है और बीटा होती है, ये आप लोगों को पता ही है। इसी तरीके से अगर मैं एंटीबॉडीज की बात करूं, आगे हम लोग जब हेल्थ वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा। एंटीबॉडीज में जो में भी 2 हैवी और 2 लाइट चेन होती हैं। तो उसी तरीके से यहां पर भी ये जो एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है बेटा, उसमें कितने अलग अलग तरीके के पॉलीपेप्टाइड्स है? 5 है। वो 5 कौन कौन से हैं? 2 तो उसमें अल्फा है, एक बीटा है, एक बीटा डैश है, एक सिग्मा है और एक ओमेगा है। इसमें ये वाला जो है ना, ये बेटा सिग्मा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। क्योंकि ये जो डीएनए है ना, डीएनए पर प्रमोटर कहां है उसे कौन पहचानेगा, इसे कौन काम करता है? ये सिग्मा काम करता है। बात समझ में? इस डीएनए पे प्रमोटर है या नहीं है, इसे कौन पहचानेगा, रिकॉग्नाइज कौन करेगा? ये बेटा सिग्मा का काम होता है। बात समझ में आ गई? बोलिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा बेटा, ये तो होता है क्या, मैंने कहा कि ये होलो एंजाइम्स होते हैं, इनिशिएशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अभी आगे समझ में आ जाएगी। अब जैसे ही इनिशिएशन हो जाएगा ना, तो बेटा सिग्मा रिमूव हो जाता है। ये जो सिग्मा है ये रिमूव हो जाता है और अब क्या बचेगा? अब बचेगा ये कोर एंजाइम अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा। इसे हम लोग कोर एंजाइम कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कोर एंजाइम कहते हैं और इसका 2 मेन काम होता है। एक होता है इलॉन्गेशन का और एक होता है बेटा टर्मिनेशन का, ठीक है। एक इलॉन्गेशन का इसका रोल होता है और एक इसमें इसका टर्मिनेशन में, आरएनए की सिंथेसिस को रोकने में इसका रोल होता है। बात को समझ में आई? अभी सिर्फ आप ये समझिए कि आरएनए पॉलीमरेज है ना, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है, यूकैरियोट्स में 3 तरह का होता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, 1 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, है ना, 1 टाइप का होता है। और यहां पर 3 टाइप का होता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है बेटा। ये आप लोग अच्छे तरीके से समझिए आरएनए के सिंथेसिस। बोर्ड में भी 5 नंबर में सबसे, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पेट क्वेश्चन यही होता है कि आप पूरा हमें आरएनए सिंथेसिस समझाइए,
ट्रांसक्रिप्शन को समझाइए। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को कुछ बात समझ में आई? आगे चलें। मैंने आपसे क्या बताया कि एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है जिसके 5 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, यानी 5 अलग अलग तरह की चेन्स होती हैं, और ये इसकी पॉलीपेप्टाइड है, इसे होलो एंजाइम कहते हैं। ये इनिशिएशन में रोल अदा करता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? ये सिग्मा है। सिग्मा फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये रिकॉग्निशन का काम करता है या इनिशिएट करने का काम करता है ना, इनिशिएट का काम करने करता है। और जैसे ही इनिशिएशन हो जाएगी इस एंजाइम से सिग्मा रिमूव हो जाएगा, और अब जो बचेगा उसे हम लोग कोर एंजाइम कहते हैं। वो क्या करता है? इलॉन्गेशन का और टर्मिनेशन का काम करता है। ठीक है बेटा, आगे चलें। अब आगे देखते हैं हम लोग यूकैरियोट्स में। मैंने आपसे क्या बताया कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो 3 तरह का होता है। 3 तरह का होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। 3 तरह का होता है। जो बेटा फर्स्ट जो है ना, वो आरएनए के सिंथेसिस करता है। आरएनए के सिंथेसिस करता है। यहां पे 3 तरह का होता है। 5.8 sRNA, 18 sRNA एंड 28 sRNA। ये कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या काम करता है बेटा? ये असल में एचएनआरएनए को बनाता है। और आपको पता है कि एचएनआरएनए फर्दर क्या बनाएगा? अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एमआरएनए बनाएगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये टीआरएनए बनाता है और 5s आरएनए भी बनाता है। ये बात याद रखिएगा। मेजॉरिटी ऑफ एसआरएनए कौन, मेजॉरिटी ऑफ आरआरएनए कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 1। लेकिन एक ऐसा आरआरएनए है जो कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड भी बनाता है। तो टीआरएनए कह लीजिए, एसआरआरएनए कह लीजिए, एससीआरएनए स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, ये सारे आरएनए कौन बनाता है बेटा? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज ही आरएनए के तीनों तरह के आरएनए के सिंथेसिस कर देता है। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में अलग अलग तरह का जो आरएनए होता है वो अलग अलग तरह के आरएनए पॉलीमरेज उसकी सिंथेसिस करते हैं। बात समझ में आई बेटा? यहां तक कुछ समझ में आया? आगे चले। अब हम लोग आते हैं मेन ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप पे, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का कुछ बेसिक्स हमने समझ लिया। एंजाइम कैसा होता है, कैसे काम करता है, वो कुछ हमें बातें समझ में आ गई। अब हम लोग स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पे चलते हैं। और बेटा अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाए तो ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए के सिंथेसिस में 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले अनवाइंडिंग हम करेंगे। जाहिर सी बात है भाई, हम तो डीएनए तो ऐसा होता है ना, बोलो डीएनए ऐसा होता है ना भाई, सही कह रहा हूं बेटा मैं? डीएनए तो ऐसा होता है ना। तो सबसे पहले अगर तुम इसे अनवाइंड नहीं करोगे, मान लो मैंने कहा कि इतना अनवाइंड हो गया है ना, ये अनवाइंड रीजन है। लगभग हर एक बार में 17 बेस पेयर अनवाइंड होता है, ये अनवाइंड रीजन है। ठीक है बेटा, 17 बेस पेयर अनवाइंड रीजन होता है। बात समझ में आ गई? ये 17 बेस होता है। सबसे पहला काम क्या होता है? अनवाइंडिंग का। अनवाइंडिंग हो गई, उसके बाद इनिशिएशन होता है, फिर एलोंगेशन होता है और टर्मिनेशन होता है। ठीक है, अब ये अनवाइंडिंग का काम कौन करता है? अनवाइंडिंग का काम भी असल में क्या होता है? सिग्मा फैक्टर ही करता है। नहीं समझ में? अनवाइंडिंग का काम बेटा सिग्मा फैक्टर ही करता है। सिग्मा फैक्टर अभी मैंने बताया था, देखो ये सिग्मा फैक्टर असल में अनवाइंडिंग का काम क्या करता है, कैसे करता है? देखो, ये मान लो ये अटैच होगा यहां पर, ये क्या है? ये आरएनए पॉलीमरेज है ना, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये बेटा अटैच होगा और जब यहां पर अटैच हुआ, ठीक है, यहां पर अटैच हुआ, अब यहां पे ऐसे खोलेगा और चेक करेगा कि वो सीक्वेंस, क्योंकि प्रोमोटर उसे ढूंढना है तो सीक्वेंस है या नहीं है, वो खोलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा पीछे से फिर वो अनवाइंड होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है? पहले बेटा यहां पे अनवाइंड होगा, लेकिन धीमे धीमे जब वो यहां पहुंचेगा, है ना, यहां के आसपास, तो वो क्या करेगा? वो इसे अनवाइंड कर देगा। और मान लो अगर यहां पर उसे प्रमोटर मिल गया तो आरएनए की सिंथेसिस भी स्टार्ट कर देगा।
नहीं समझ में आया कुछ? बस आप इतना समझिए, जो अनवाइंडिंग होती है वो कौन करता है? वो बेटा आपका सिग्मा फैक्टर करता है। ठीक है, द सेपरेशन ऑफ सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड ऑफ दिस हिस्टोन इज कॉल्ड अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। इट इज कैरीड आउट बाय कौन? सिग्मा फैक्टर। देखिए, सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, कैसे करेगा? जाहिर सी बात है, इन दोनों के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो उसे ब्रेक कर देगा, लिहाजा डीएनए खुलता चला जाएगा और वो आगे बढ़ के चेक करता चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो पहला स्टेप बेटा हमारा क्या हो गया? अनवाइंडिंग हो गया। अब दूसरा इनिशिएशन देखते हैं। इनिशिएशन देखते हैं। ठीक है, ये हमारा डीएनए है। थ्री प्राइम से 5 प्राइम। आपको पता है कि यही वाला स्ट्रैंड जो होता है वो आरएनए के सिंथेसिस करता है। ये हो गया। अच्छा, और अगर मान लेते हैं कि बेटा ये वाला जो पॉइंट है ना, यहां से क्या है? स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट साइट है ये। यानी इस पॉइंट से, डीएनए के इस पॉइंट से क्या है? सिंथेसिस स्टार्ट होगी। बात समझ में आई? इसके आगे से भाई ये तो डीएनए है जो मैंने ब्लैक से बनाया है, ये पॉइंट मैंने कहा कि अब ये स्टार्टिंग साइट है किसके लिए? आरएनए की सिंथेसिस है। आरएनए स्टार्ट साइट्स ऑफ आरएनए, ये आरएनए की सिंथेसिस की स्टार्ट साइट है। ठीक है बेटा, स्टार्ट साइट है। अच्छा, अब इसके 10 बेस पेयर पहले यहां पर -10 पे, -10 मतलब समझ रहे हो ना? अगर हम जैसे अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें, राइबो न्यूक्लियोटाइड की बात करें, अगर हम आगे जाएंगे इसके तो वो प्लस होगा। यानी यहां पे हम कह सकते हैं ये 0 की कंडीशन है। मान लो उससे पहले यहां पर एडेनिन लगा है तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। मान लो यहां थायमीन लगा है तो यहां -2 हो गया। तो इसी तरीके से जब आप पीछे पलटेंगे ना तो यहां पर -10 आएगा और यहां -10 होगा और -25 होगा। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। और ये जो -10 पे क्या होता है बेटा? -10 पे ना सीक्वेंसेस होते हैं। वो सीक्वेंस क्या होते हैं? TA जो अभी मैं आप लोगों को बोल रहा था ना बार बार, प्रोमोटर सीक्वेंस वो यही होता है ना? ये सीक्वेंस है। जैसे ये सीक्वेंस है तुम्हारा, वैसे ये भी सीक्वेंस है। इसी तरीके से अगर आप, ये तो हो गया प्रोकैरियोट्स की बात, और अगर आप यूकैरियोट्स पे आएंगे तो वहां पर -25 पे सीक्वेंस होता है। TA ये -25 पे होता है। यहां तक आ गई बेटा बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस होता है ये कहां पर होता है? ये आपके पाया जाता है, ये वाला जो -10 पे सीक्वेंस होता है ये बेटा आपका होता है प्रोकैरियोट्स में, है ना? ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रिब्नाउ बॉक्स कहेंगे। प्रिब्नाउ बॉक्स कहते हैं। ये क्या है एक्चुअली? -10 पे क्या है बेटा? प्रमोटर सीक्वेंस है। बात समझ में आई? प्रमोटर सीक्वेंस है। और अगर प्रमोटर सीक्वेंस हम यूकैरियोट की बात करें तो वो कहां होता है? वो -25 पे होता है। ठीक है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसे हम लोग हॉगनेस बॉक्स कहते हैं। हॉगनेस बॉक्स, या उसे हम लोग टाटा बॉक्स कहते हैं, है ना? उसे हम लोग टाटा बॉक्स कहते हैं। देखिए TA सीक्वेंस के उसे। तो जो -10 पे, -10 मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? इसी तरीके से अगर आप आगे जाएंगे तो क्या होगा? मान लो अगर यहां पर कोई सीक्वेंस है तो वो +1 हो जाएगा। यहां पर कोई सीक्वेंस है तो बेटा क्या हो जाएगा? वो +2 हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस होगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये क्या है बेटा? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स पे जो सीक्वेंस है प्रोकैरियोटिक डीएनए में, वो कहां पर पाया जाएगा? -10 पे। और यूकैरियोट्स में कहां होता है? -25 पे होता है। यहां तक बात कुछ समझ में आई? बोलिए बेटा, बात समझ में आई? अब आप मुझसे एक सवाल पूछेंगे कि सर ये बताइए, प्रमोटर तो इतने पहले होता है ना? प्रमोटर यहां पर है या यहां पर है? अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो -10 पे है, यूकैरियोट्स की बात करें तो -25 पे है। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट तो है काफी दूर होती है। तो आखिर एंजाइम अगर यहां पर आकर अटैच होगा तो यह बीच में क्या होता है? एक सवाल हो सकता है ना? वो देखो क्या होता है। असल में बेटा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है बहुत बल्की एंजाइम होता है।
बहुत बड़ा एंजाइम होता है। जब वो आएगा ना तो वो ऐसे अटैच कर लेता है, ये क्या है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसने क्या किया, जब वो यहां पर अटैच होगा ना, जो प्रोमोटर पर अटैच होगा तो वो आगे तक की सारी सीक्वेंस को पे अटैच हो जाएगा और फिर यहां से फिर वो क्या करेगा, आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। बेटा कैसे करेगा, जैसे डीएनए पॉलीमरेज करता है। पहले क्या करेगा, वो ये जो डीएनए का सीक्वेंस है, डीएनए के सीक्वेंस को बेटा रीड करेगा, रीड करेगा है ना। रीड कैसे करेगा, यहां पर है एडेनिन, मान लो यहां पर है थाइमीन, यहां पर है ग्वानिन, तो यहां ए है तो यहां पर वो यू लगाएगा, यहां टी है तो यहां पे क्या लगाएगा बेटा, यहां पर वो ए लगा देगा, जी है तो सी लगा देगा और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जोड़ता हुआ पूरी एक चेन बना देगा, किसकी, आरएनए की। इसे हम लोग, इस तरह के आरएनए को हम लोग नेसेंट आरएनए कहते हैं या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। बोलिए बात समझ में आई, कुछ समझ में आया आप लोगों को। ये प्रमोटर साइट मैंने आप लोगों को बता दिया है ना, प्रमोटर साइट भी बता दिया, कैसे आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होगी वो भी मैंने आपको बता दिया, और ये भी बता दिया कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए होता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए इज कॉल्ड नेसेंट आरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। बोलो यहां तक कुछ समझ में आया बेटा, कुछ और बता दें, देखो कुछ और भी बता देते हैं। अगर हम प्रमोटर की बात करें है ना, अगर बेटा हम प्रमोटर की बात करते हैं, और प्रमोटर में भी अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में प्रमोटर दो जगह होता है ना। प्रोकैरियोट्स में एक तो होता है कहां पर, -10 पर होता है, -10 पर होता है प्रोकैरियोट्स के केस में, जो कि टाटा 8 होता है, और उसके अलावा बेटा -35 पर भी होता है। वहां पर जो -35 पे होता है उसे हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, अलग अलग तरह के सीक्वेंस होते हैं, और इस सीक्वेंस की वजह से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज्यादा इनहैंस हो जाती है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक है, बात समझ में, ये प्रोकैरियोट्स में। अच्छा, अगर यूकैरियोट्स की बात की जाए, अगर बेटा यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में प्रमोटर फिर वही बात, एक तो -25 पे होगा है ना, यहां पे लिख लो प्रमोटर, और यहां पर भी प्रमोटर होगा। उसके अलावा यहां पर क्या होता है बेटा, -40 से लेके -110 के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस पाए जाते हैं, और वो इंपॉर्टेंट सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन को बहुत ज्यादा तेज कर देते हैं। वो क्या होते हैं, मान लो इधर -40 है, इधर -110 है, तो इसमें होते हैं बेटा दो चीज, एक जीसी बॉक्स होता है, एक कैट बॉक्स होता है। ठीक है, दो सीक्वेंस होते हैं, एक जीसी होता है और एक कैट होता है। ये भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस ही कहलाते हैं। ये रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस क्या करते हैं, दे इनहैंस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बात समझ में आ गई बेटा, दे इनहैंस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहां तक समझ में आया आप लोगों को, इनिशिएशन समझ में आ गया है ना। अब इनिशिएशन जैसे हुआ है, इलोंगेशन भी वैसे ही होगा। इनिशिएशन किसने करवाया है, इनिशिएशन के लिए कौन जिम्मेदार रहा है, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, सिग्मा फैक्टर बेटा इनिशिएशन के लिए जिम्मेदार रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, वो इनिशिएट कर देगा, जो पहला न्यूक्लियोटाइड है वो यहां पर अटैच होगा। अच्छा, एक और बात बताता हूं, जिस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में एक प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम ये थी कि वो पहला न्यूक्लियोटाइड जो है वो अटैच नहीं कर पा रहा था। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को, वो पहला डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे क्या चाहिए था, एक वैकेंट 3' OH ग्रुप चाहिए था। लेकिन वो वहां पे थी प्रॉब्लम, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम आरएनए पॉलीमरेज में नहीं होती है। इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज एक डिनोवो प्रोसेस होता है। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है उसे वैकेंट 3' OH ग्रुप नहीं चाहिए। अगर कुछ भी ना हो, जैसे यहां पर देखिए कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी क्या है, वो एक राइबोन्यूक्लियोटाइड अटैच कर देगा।
ठीक है बेटा, यहां पर U अटैच हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन कैसे होगा, अब ये T है, यहां पर A अटैच हो जाएगा, G है तो C अटैच, और ये पूरा से पूरी पूरी चेन बन जाएगी। बोलिए बेटा, यहां तक कुछ समझ में आया? बोलो, यहां तक कुछ समझ में आया? आगे चले। देखो इसको याद रखना, ये मत समझ लेना मैंने बहुत हाई फाई चीज पढ़ा दी है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ये कैट बॉक्स से और जीसी बॉक्स से, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब जरा इनिशिएशन में कुछ पॉइंट्स बता दूं। सबसे पहले बेटा मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि आरएनए पॉलीमरेज एक बल्कि एंजाइम होता है, बहुत बड़ा एंजाइम होता है, बहुत भारी भरकम एंजाइम होता है। और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, प्रमोटर से बाइंड करता है, प्रमोटर रीजन ऑफ डीएनए, एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज बिगिंस। आरएनए पॉलीमरेज मूव अलोंग द डीएनए हेलिक्स एंड अनवाइंड इट। मैंने आपसे कहा जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड किया, अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वो खोलेगा डीएनए को और चेक करेगा कि पॉलीमरेज है या नहीं है। अगर पॉलीमरेज वो ये चेक करेगा कि प्रमोटर रीजन है या नहीं। अगर उसे प्रमोटर रीजन नहीं मिलेगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा जो पीछे से अनवाइंड रीजन था ना वो फिर से वाइंड हो जाएगा और वो ढूंढता चला जाएगा, जहां पर मिलेगा, जहां पर उसे प्रमोटर रीजन मिल जाएगा वहां से बेटा वो आरएनए का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सर्व एज टेम्पलेट फॉर आरएनए सिंथेसिस, ये हम लोग बात कर चुके हैं। लास्ट, सिग्मा फैक्टर जो है वो रिकॉग्नाइजेस द प्रमोटर साइट ऑन डीएनए। सिग्मा फैक्टर का क्वेश्चन बेटा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए 1 नंबर में पूछा जाता है कि सिग्मा फैक्टर का फंक्शन क्या होता है। तो ये प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है और इनिशिएट कराता है प्रोसेस। नेक्स्ट बेटा इलॉन्गेशन कैसे होती है ना। इलॉन्गेशन मतलब समझ रहे हैं कि पहला वाला हमने जोड़ दिया है ना, पहला वाला किसने जोड़ दिया, आरएनए पॉलीमरेज ने जोड़ दिया। अब उसके बाद फिर आगे स्टार्ट होता है। रेट ऑफ इलॉन्गेशन यहां पे बहुत धीमा होता है, सिर्फ 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड होता है, इतना धीमा होता है। याद करो आप डीएनए पॉलीमरेज में हम कितना फास्ट कर रहे थे, डीएनए पॉलीमरेज याद है कुछ, डीएनए पॉलीमरेज बेटा लगभग 2000 बेस पेयर पर सेकंड में इतना फास्ट वो जोड़ रहा था, पॉलीमराइजेशन कर रहा था। लेकिन इनकी क्या स्पीड है आरएनए की, वो बेटा सिर्फ 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड है। अगर आप पूछेंगे कि क्या रीजन है, क्यों आखिर ये इतना फास्ट होता है, भाई दोनों ही एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी अलग अलग तरह की हो सकती है, लेकिन इतना फर्क क्यों है, उसका एक मेन रीजन है बेटा कि डीएनए पॉलीमरेज के अंदर न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। यानी अगर उसने कुछ गलत भी जोड़ दिया है, अगर किसी वजह से कुछ गलत भी जुड़ गया है, सुन लेना, अगर किसी वजह से गलत भी जुड़ गया है तो आप याद करिए डीएनए पॉलीमरेज के अंदर न्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है और प्रूफ रीडिंग की भी एक्टिविटी होती है। अगर उसने कुछ गलत भी जोड़ दिया है तो वो उसे सही कर लेगा। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज के अंदर बेटा न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। इसीलिए अपना काम बहुत तेजी से नहीं करता है, क्योंकि अगर गलत हो गया तो फिर करेगा क्या, ये बात समझ में आ गया। ठीक है, तो ये होता है कैसे, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एस्टैब्लिश फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। यानी ये आपका डीएनए है, डीएनए के लिहाज से इसने सबसे पहले वाला जोड़ दिया, मान लीजिए यहां पे एडेनिन है, अब उसके बाद फिर मान लो उसने थायमीन जोड़ा, फिर उसने साइटोसिन जोड़ा, फिर इस तरीके से जोड़ता हुआ चला जाएगा और आरएनए की सिंथेसिस बन जाएगी। और बेटा कौन सा बॉन्ड होगा एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में, एक राइबोन्यूक्लियोटाइड से दूसरे राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिग्मा फैक्टर जो होगा अब यहां से हट जाएगा। मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था कि होलो एंजाइम से अब सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाएगा और जो अब कोर एंजाइम जो है वो क्या करेगा, वो इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन करता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज अनवाइंड 17 बेस पेयर सेगमेंट ऑफ डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। मैंने आपको अभी बताया था इसे ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं और ट्रांसक्रिप्शन बबल बेटा 17 बेस पेयर का होता है। एक बार में वो 17 बेस पेयर ही खोलता है और जैसे मान लो ये आरएनए की सिंथेसिस हो रही है ऐसे,
ठीक है, ये आरएनए है, इस तरीके से बनाता चला जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे बेटा आगे खुलता चला जाएगा, पीछे से क्या होगा, अनवाइंड होता चला जाएगा और आगे आरएनए की सिंथेसिस बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आई? नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा टर्मिनेशन, कि टर्मिनेशन कैसे होता है। टर्मिनेशन के लिए बेटा देखो, याद करो हम लोगों ने पढ़ा है कि सिग्मा फैक्टर होता है किसके लिए, इनिशिएट करने के लिए, इनिशिएशन के लिए और प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए। इसी तरीके से यहां पर रो फैक्टर भी होता है। रो होती क्या है, रो असल में एक तरह की प्रोटीन होती है, याद रखिएगा। रो कोई सीक्वेंस नहीं होता है, सिग्मा भी एक तरह की प्रोटीन ही है, प्रमोटर एक सीक्वेंस होता है। तो रो क्या है बेटा, ये दोनों प्रोटीन होती है, चाहे रो की बात की जाए चाहे सिग्मा की बात की जाए, ये प्रोटीन्स होती है। तो रो फैक्टर क्या करता है, टर्मिनेशन करता है। याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन तुम्हें इससे मिलेंगे। ठीक है, तो टर्मिनेशन होता कैसे, मैं वो समझाऊंगा अभी। तो व्हेन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रीचेस अप टू टर्मिनेशन साइट, इट सेपरेट फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, RNA polymerase enzyme can recognize the termination site and stop the synthesis of RNA chain with the help of Rho factor protein। और न्यूली सिंथेसाइज्ड जो RNA होता है उसे हम लोग प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या RNA nascent RNA कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो टर्मिनेशन का दो तरीका होता है। टर्मिनेशन का बेटा दो तरीका होता है, एक रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है, एक होता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन और एक होता है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। दो तरीके से हो सकता है, रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। रो क्या होती है मैंने आपसे बता दिया, ये बेटा प्रोटीन का नाम है। ठीक है, अब रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है, देखो ये तुम्हारी है 3 प्राइम से 5 प्राइम डीएनए। ठीक है, ये डीएनए और ये क्या हो रहा है, ये आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, ये आरएनए। ठीक है, अब यहां पर रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है, क्योंकि मैंने आपसे बता दिया रो क्या है, ये प्रोटीन है बेटा, ये प्रोटीन है। अब ये जो प्रोटीन होती है इसके 6 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये देखो ये क्या है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ रो है, ये इसका 3 प्राइम है और ये इसका 5 नहीं सॉरी ये इसका 5 प्राइम है और ये इसका 3 प्राइम है। बात समझ में आ गई बेटा, ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है। जो 6 मॉलिक्यूल जो होते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ रो प्रोटीन जो है वो आरएनए से, नेसेंट आरएनए से बाइंड कर जाएंगे और इसके बाइंड करने से क्या होगा बेटा, इसके बाइंड करने से क्या होगा, एक तरह का यहां पर ये जो बॉन्ड के जरिए से अटैच है ना, एक तरह का इन बॉन्ड्स पे स्ट्रेन पड़ेगा। बात समझो, एक तरह का स्ट्रेन पड़ेगा और स्ट्रेन पड़ने की वजह से ये जो नेसेंट आरएनए है जो ये अलग हो जाएगी। बात समझ में? मैंने आपसे क्या बताया, टर्मिनेशन के दो तरीके हैं, एक रो डिपेंडेंट है और रो इंडिपेंडेंट है। यानी रो डिपेंडेंट मतलब प्रोटीन की डिपेंडेंसी में, प्रोटीन की डिपेंडेंसी में, है ना, और वो दूसरा क्या है, प्रोटीन की इंडिपेंडेंसी में। ठीक है, तो प्रोटीन की डिपेंडेंसी में कैसे होता है वही मैं आपको बता रहा हूं। ये डीएनए है आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम और ये आरएनए की सिंथेसिस हो रही है। अब 6 मॉलिक्यूल ऑफ रो प्रोटीन बाइंड टू दिस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड कवर नियरली 72 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, लगभग 72 न्यूक्लियोटाइड कवर करती है। अब इस कवरिंग की वजह से क्या होती है, यहां पर एक तरह का स्ट्रेन डेवलप होता है, एक तरह का बल पड़ता है, समझ में, टेंशन डेवलप होता है। उस टेंशन की वजह से क्या होती है बेटा, ये जो बॉन्ड्स है ना जिनकी वजह से डीएनए आरएनए आपस में अटैच है, वो बॉन्ड टूट जाता है और वो बॉन्ड टूट जाता है तो क्या होती है, ये प्रोटीन अलग, ये आरएनए अलग हो जाती है। समझ में आया बेटा? ये हो गया रो डिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट देख लेते हैं। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन ऐसे होता है, देखो रो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है फॉलोड बाय सेवरल यू रेसिड्यूज।
देखो बेटा, ये क्या बना, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन गया। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन गया। हेयर पिन ऐसी होती है ना जो बाल में लगाती हैं, जो लड़कियां जो बाल में लगाती हैं ब्लैक सी, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन गया। अब ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन गया फॉलोड बाय सेवरल रेसिड्यूज। अब इस एक तो पहले ही हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना जिसकी वजह से आगे की तरफ क्या हुआ, बल पड़ा, स्ट्रेन डेवलप हुआ, टेंशन डेवलप हुआ। उसके बाद बॉन्ड कैसा था, AU का बॉन्ड था। और आपको पता है कि सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा होता है, मैं तुम लोग को बेटा पढ़ा चुका हूं, सबसे मजबूत कौन सा होता है, GC होता है, उसके बाद AT होता है और उसके बाद AU होता है। याद करो, तुम लोग को ये पढ़ाया था ना भाई, सबसे मजबूत बॉन्ड ये है, फिर ये है, फिर ये, यही तो पढ़ाया था। AU सबसे कमजोर होता है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ फॉलोड बाय सेवरल U रेसिड्यूज। इसकी वजह से क्या होगा, जो इनके बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा और ये अलग हो जाएगी। ये जो RNA की जो चेन है, ये RNA जो है, नेसेंट RNA जो है, वो अलग हो जाएगी। बोलिए बेटा, बात समझ में आई, कुछ समझ में आया कि इसमें क्या होता है, एक तो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ना, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, एक तो उसकी वजह से स्ट्रेन डेवलप होगा आगे की तरफ, दूसरा जो बॉन्ड्स होते हैं वो AU बॉन्ड्स हो जाते हैं। और AU बॉन्ड आपको पता है कि वो सबसे वीक बॉन्ड होता है, और इस स्ट्रेन की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड्स आपस में टूट जाएंगे और ये चेन फिर RNA की जो नेसेंट चेन है बेटा वो क्या होगी, फिर अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन मैंने आप लोग बता दिया, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। प्रोकैरियोट्स में इसी तरीके से और यूकैरियोट्स में, दोनों में इसी तरीके से होता है। लेकिन अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं बेटा, तो वहां पर एक एडिशनल एक और स्टेप पाया जाता है जिसे हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्टेप पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं, और अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। ठीक है बेटा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। इससे पहले हमने, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, हमने दोनों के 3 स्टेप्स को डिस्कस कर लिया जो दोनों में कॉमन होता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, ये दोनों में कॉमन होता है। अब यूकैरियोट्स में सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा पाया जाएगा जिसे हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस कहते हैं बेटा। अब ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, देखिए बेटा, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं। इसमें सबसे पहले होती है कैपिंग। कैपिंग मैंने आप लोगों से बताया था कि यूकैरियोट्स के केस में जो HNRNA बनता है ना, जो HNRNA बनता है वो पूरे तरीके से मैच्योर RNA नहीं होता है। एकदम क्लियर रखो, ये HNRNA बेटा है जिसे हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA कहते हैं, ये मैच्योर नहीं होता है। इसमें कुछ चीजों को रिमूव करते हैं और कुछ चीजों को ऐड करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो HNRNA में क्या क्या चीज होती है, अब हम 3 काम करेंगे वहां पर, एक कैपिंग, एक टेलिंग, और सबसे लास्ट में हम करेंगे उसमें स्प्लाइसिंग। ये याद रखिएगा, इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, सीक्वेंस से ही होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिंग। कैपिंग में हम क्या करेंगे बेटा, कैपिंग में हम ये करते हैं कि जो इसका 5 प्राइम, देखो ये 5 प्राइम एंड है ना, ये 3 प्राइम एंड है, ये हमारा क्या है, अभी न्यूली सिंथेसाइज्ड RNA है भाई, जिसे हम लोग नेसेंट RNA कहते हैं या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। बात समझ में, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड RNA। अब इस न्यूली सिंथेसाइज्ड RNA में बेटा हम कैपिंग करेंगे। कैपिंग क्यों करेंगे, पहले बता देता हूं कैपिंग होगी कैसे। कैपिंग में हम क्या करते हैं, ये जो इसका जो 5 प्राइम एंड है ना, वहां पर मिथाइलेटेड गोनोसिन है ना, मिथाइलेटेड गोनोसिन को ऐड कर देंगे। यहां पर मिथाइलेटेड गोनोसिन को यहां पर 5 प्राइम पे ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, उसका रीजन समझ लो। असल में बेटा जो एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं आरएनएज एंजाइम, है ना, आरएनएज एंजाइम, है ना, या इसके अलावा भी दूसरे न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। वो न्यूक्लियस एंजाइम क्या करेंगे, न्यूक्लियस एंजाइम असल में करते क्या है, वो इधर से या इधर से ब्रेक डाउन करेंगे। किसका, जो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन कर सकते हैं फ्रॉम 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर गोनोसिन ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से वो 5 प्राइम एंड की तरफ से उसे ब्रेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक तो उसकी ये इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कैपिंग का क्या क्या बेनिफिट है या कैपिंग का फंक्शन क्या है, तो पहला कि ये एमआरएनए को डिग्रेडेशन से बचाता है फ्रॉम 5 प्राइम एंड। ठीक है, दूसरा इसका क्या फंक्शन होता है बेटा, क्योंकि आपके यही जो अभी एचएनआरएनए से एमआरएनए बनेगा
और उसी mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। और आपको यह बात पता है प्रोटीन के सिंथेसिस में राइबोसोम का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है नहीं होता है, पढ़ा है ना, कैसे होता है ये नहीं पता, लेकिन ये पढ़ा है कि राइबोसोम का रोल होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में, इसीलिए बेटा राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अब वो जो राइबोसोम असल में अटैच होता है ना, तो उसे अटैच किसकी मदद से होता है, इसी गॉनोसिन की मदद से होता है। यानी अगर कैपिंग नहीं होगी तो ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, प्रोटीन की सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। दो फंक्शन हो गया। अब आ जाओ दूसरा, टेलिंग क्या होता है। टेलिंग क्या होता है बेटा, जो 3 प्राइम एंड पे फिर वही चीज, यहां पर हम बहुत से एडिनाइलेट लगा देते हैं, लगभग 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज हम यहां पर ऐड कर देते हैं। उसका पहला काम क्या हो गया, उसका भी बेटा पहला काम क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन से एमआरएनए को बचाना, एक पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या होता है कि याद करो, मैंने आप लोग बताया था कि न्यूक्लियस के बाद जो एमआरएनए होता है वो चला आता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये जो मूवमेंट होता है ना न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, वो कौन करवाता है, वो इसी टेलिंग की वजह से होता है। बात समझ में? अब इसमें पूछा जाता है कि कैपिंग किधर होती है बेटा, तो कैपिंग हम 5 प्राइम एंड पे करते हैं। क्या चीज लगाते हैं, गॉनोसिन, मिथाइलेटेड गॉनोसिन वहां ऐड करते हैं। इसी तरीके से टेलिंग हम कहां करते हैं, टेलिंग बेटा 3 प्राइम पे करते हैं। क्या चीज लगाते हैं, एडिनाइलेट रेसिड्यूज लगाते हैं। हो गया। अब आ जाओ थर्ड पे, स्प्लाइसिंग क्या होता है। स्प्लाइसिंग के लिए बेटा पहले एक चीज बता देता हूं, देखिए ये हमारा है डीएनए, इस डीएनए से क्या बना, एचएनआरएनए बना, है ना। हमारा जो डीएनए होता है ना बेटा, उसमें 2 तरह के सीक्वेंस होते हैं। डीएनए जो होता है हमारा, उसमें 2 तरह के सीक्वेंस होते हैं। एक होता है कोडिंग सीक्वेंस, एक होता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग सीक्वेंस मतलब समझ लो जो कुछ ना कुछ कोड करे, और नॉन कोडिंग सीक्वेंस मतलब जो कुछ भी कोड नहीं करे। इसका मतलब ये होगा कि कोडिंग, मैंने क्या कहा कि डीएनए में कोडिंग सीक्वेंस होता है, और फिर मैंने कहा कि कोडिंग सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जो कुछ ना कुछ कोड करता है। जाहिर सी बात है, क्या चीज वो कोड करेगा, प्रोटीन ही तो कोड करेगा। इसका मतलब कोडिंग सीक्वेंस प्रोटीन बनाएगा और नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रोटीन नहीं बनाएगा। कोडिंग सीक्वेंस प्रोटीन बनाएगा और नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रोटीन नहीं बनाता है। इसका मतलब कहने का है कि पूरा जो डीएनए होता है, पूरा का पूरा डीएनए जो होता है वो प्रोटीन नहीं बनाता है। इतना बड़ा डीएनए है, हो सकता है इतने बड़े डीएनए का एक छोटा सा पार्ट ही प्रोटीन की सिंथेसिस करे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि डीएनए में बेटा कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों तरह के सीक्वेंस पाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब दोनों तरह के सीक्वेंस डीएनए में पाए जाएंगे तो उसी तरह का सीक्वेंस क्या होगा, एचएनआरएनए में भी हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, मान लो यहां पे देखो, जो मैं ये इस तरीके से बना रहा हूं, ये क्या हो गया, ये बेटा इंट्रॉन हो गया। इंट्रॉन क्या होता है, नॉन कोडिंग होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। ठीक है, ये जो मैंने ब्लू से बनाया वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो गया, और जो मैंने रेड से बनाया है वो क्या है, वो बेटा कोडिंग सीक्वेंस हो गया, जिसे हम लोग कोडिंग सीक्वेंस हो गया, जिसे हम लोग एक्सॉन कहते हैं। हो गया यहां तक मामला, कोडिंग सीक्वेंस हो गया जिसे हम लोग एक्सॉन कहते हैं। ठीक है बेटा। अब क्या होगा, अब ये होगा, क्योंकि देखो डीएनए से तो यहां पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हमें दिक्कत हो जाएगी। अगर हमारे डीएनए, हमारे आरएनए में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों रह गया ना, तो आगे प्रोटीन की सिंथेसिस में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारी प्रोटीन क्या होगी, कंटीन्यूअस नहीं बन पाएगी। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम एक प्रोसेस के जरिए से, जिसे हम लोग स्प्लाइसिंग कहते हैं, उसके जरिए से हम क्या करेंगे, हम इंट्रॉन को रिमूव कर देंगे, इंट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा, और जितने एक्सॉन होते हैं ना, वो सारे एक्सॉन आपस में हम जोड़ देंगे बेटा। ठीक है, सारे एक्सॉन हम जोड़ देंगे। अब ये क्या बनेगा, ये एक मैच्योर बनेगा जो हमारा एमआरएनए होगा। अब समझ में आया मामला, कैपिंग मामला समझ में आया। कैपिंग मतलब 5 प्राइम एंड पे गॉनोसिन ऐड करना। टेलिंग मतलब एडिनाइलेट रेसिड्यूज, 200 से 300 रेसिड्यूज ऐड करना 3 प्राइम पे। और स्प्लाइसिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हमारा जो डीएनए होता है उसमें दो तरह के सीक्वेंसेस होते हैं, कोडिंग भी होता है और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होता है। क्योंकि डीएनए से आरएनए एग्जैक्टली उसी तरह का बनता है, इसीलिए जैसा कोडिंग सीक्वेंस, जैसे मान लो अगर मैं कहूं
है ना। ये रेड से मैंने क्या दिखा दिया, मान लो रेड से मैं कह रहा हूं एक्सॉन है, और ये ग्रीन से क्या है, इंट्रॉन है। अब इसी तरह का सीक्वेंस यहां पर भी आ जाएगा, है ना, एचएनआरएनए में। तो डीएनए में तो कोई दिक्कत नहीं है, और आरएनए तक भी कोई दिक्कत नहीं है। असल में असली मसला आरएनए के बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि आरएनए से जब हम प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे, जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग, एक बात मान के चलते हैं कि एचएनआरएनए से ही हम डायरेक्ट प्रोटीन बना ले, तो क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है बेटा कि देखो, हम यहां से मान लो स्टार्ट किए, ये जो रेड वाला रीजन है, क्योंकि ये कोडिंग है, हमने यहां से प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट की, यहां पहुंचे, अब हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि बीच में कैसा है, बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, वो ब्रेक कर जाएगा। अब फिर वो कुछ होगा ही नहीं, अब फिर अलग से प्रोटीन बनेगी। पता ये चला कि जो प्रोटीन बननी चाहिए थी ए, और बन गई बी। हो सकता है ये बी प्रोटीन आपके लिए क्या हो, टॉक्सिक हो। तो ये दिक्कत की बात है या नहीं है? इसीलिए बेटा होता क्या है कि स्प्लाइसिंग प्रोसेस के जरिए से हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो इंट्रॉन होता है वो हम रिमूव कर देते हैं, और फिर से एक्सॉन को हम जोड़ देते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग स्प्लाइसिंग कहते हैं। ये तीनों जो है ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस के पार्ट होते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा उसमें 3 इवेंट होता है। सबसे पहले हम कैपिंग करते हैं, फिर टेलिंग करते हैं, और उसके सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग के जरिए से सारे जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं उन्हें हम रिमूव कर देते हैं। बोलिए बेटा, बात समझ में आई? बोलिए, चलें आगे देखते हैं बेटा। तो हम क्या करते हैं, हम कैपिंग में क्या करते हैं, मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करते हैं, कहां पर, 5 प्राइम एंड पे। क्यों ऐसा करते हैं? पहला फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट, पहला फंक्शन है बेटा टू प्रोटेक्ट nascent mRNA from the degradation of nuclease enzyme। ये पहला फंक्शन हो गया। और दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन बेटा हेल्प इन राइबोसोम बाइंडिंग ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। मैंने आपसे बताया है बेटा ये आपका mRNA होता है ना। अब ऐसे समझ लो, ये mRNA होता है, और आपको पता है कि राइबोसोम का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोम, आपको ये बात पता है, बता दे रहा हूं मैं तुम लोग को। राइबोसोम बेटा 2 यूनिट में बटे होते हैं ना, 2 सब यूनिट्स होती हैं उनकी। मान लो अगर मैं यूकैरियोट्स की बात, क्योंकि हम लोग यूकैरियोट्स ही पढ़ रहे हैं, हम लोग तो यूकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसमें राइबोसोम कैसा होता है, 80S होता है। बोलो 80S तो होता है, बोलिए भाई, ऐसे ही तो होता है। तो बेटा ये कैसा हो जाएगा, 60S और 40S, इसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं। ये लार्जर सब यूनिट होती है, स्मॉलर सब यूनिट होती है, ऐसे ही तो होता है। अब जो सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट यहां पर आकर अटैच होता है, किस पे, mRNA पे, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस की जा सके। पहले स्मॉलर अटैच होता है, फिर लार्जर अटैच होता है। अब सवाल यह है कि भाई स्मॉलर कहां पर अटैच होगा, कहां पर अटैच होगा? वही चीज है मैंने जो आप लोगों को एप्लीकेशन में बताया था कि भाई आपको मैंने कहा जाओ ग्राउंड में और रेस स्टार्ट करो 400 मीटर की। आप मुझसे पूछेंगे ना भाई सर कोई तो पॉइंट बताएंगे जहां से रेस स्टार्ट करें, तो मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन में ओराई में बताया था कि जहां चूना छिड़का होगा वहां से वो आपके स्टार्टिंग पॉइंट है। बात समझ में आई? इसी तरीके से बेटा अब ये आपके mRNA पे स्मॉलर राइबोसोम कहां अटैच होगा, ये कोई ना कोई तो होना चाहिए जो उसे बताए, उसे डायरेक्शन दे। बोलो सही कह रहा हूं मैं, है ना? क्लियर बात है ना भाई, कोई ना कोई होगा ना जो उसे डायरेक्शन दे, उसे समझाए कहां तुम्हें जाके अटैच होना है। तो वो कौन करेगा? वो बेटा यही कैपिंग रीजन जो होता है, ये जो कैपिंग है ना, मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो 5 प्राइम पे होता है, वो उसे डायरेक्शन देता है कि कहां जाकर अटैच होना है। ठीक है, ट्रांसलेशन अगर इसी जो सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है या सेकंड वाला फंक्शन है, मैं उसे इलैबोरेट कर रहा हूं थोड़ा सा कि ट्रांसलेशन होगी ही नहीं, है ना, अगर कैप एब्सेंट हो। क्यों? कैप इज आइडेंटिफाइड बाय 18S rRNA ऑफ राइबोसोम यूनिट। असल में जो राइबोसोम 40 सब यूनिट होती है ना, ये फर्दर ब्रेक करता है 18S rRNA में, और यही इसे रिकॉग्नाइज करता है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर चलिए ठीक है, यहां तो बात समझ में आ रही है, प्रोकैरियोट्स में कैसे होता होगा तब? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस और कैपिंग जैसी कोई चीज होती नहीं है, तो आखिर प्रोकैरियोट्स में भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस
राइबोसोम ही करवाता है, तो आखिर वहां कैसे अटैच होता होगा वो बेटा मैं आपको बताऊंगा बाद में, जब हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे ना, क्योंकि इसके बाद वाले टॉपिक तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पढ़ेंगे, अलग अलग तरह का आरएनए, उसका फंक्शन, उसके बाद जेनेटिक कोड, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस बताऊंगा, वहां पर बढ़िया से बताऊंगा कि आखिर वहां पर कैसे होता है। ठीक है, चल, तो पहला हो गया हमारा कैपिंग कंप्लीट। अब नेक्स्ट है बेटा टेलिंग। टेलिंग में मैंने आप लोगों को बता दिया था, वहां पे एडेनाइलेट जो रेसिड्यूज होते हैं, लगभग 200 से 300 रेसिड्यूज कहां पर अटैच होते हैं, 3 प्राइम एंड पे, जिसपे मैंने लाइन किया है रेड से, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। 3 प्राइम पे एडेनाइलेट और 200 से 300 रेसिड्यूज। ठीक है, अच्छा, कैपिंग अगर पूछा जाए तो कैपिंग सिंगल होती है, एक मिथाइल गोनोसिन ऐड होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या हो गया, पहला फंक्शन जो दोनों का कॉमन होता है, ये प्रोटेक्ट करता है एमआरएनए को डिग्रेडेशन से, और दूसरा क्या करता है, हेल्प टू ट्रांसपोर्ट एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ये इसे लेके आता है। बात समझ में आई बेटा? अब ये हो गया, दो प्रोसेस हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पे आते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग बेटा पहले मैंने आपको समझा दिया है, स्प्लाइसिंग क्या होती है, इंट्रॉन का रिमूव करना, एक्सॉन को जोड़ देना, इसे ही हम लोग स्प्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, देखो ये एक आपका एचएनआरएनए बना है ना, ये एचएनआरएनए, और ये आपका एमआरएनए, ये आपका एमआरएनए। अब आप देखिए मैंने ब्लैक से एक्सॉन दिखाया है। एक्सॉन क्या होता है, कोडिंग सीक्वेंस होता है। कोडिंग सीक्वेंस होता है, और इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। कोडिंग सीक्वेंस मतलब जो आगे जाके, मतलब आरएनए से जब प्रोटीन में वो किसी ना किसी प्रोटीन अमीनो एसिड को कोड करता है, उसे हम लोग कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं। और इंट्रॉन क्या होता है, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, ये किसी भी प्रोटीन को कोड या किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। ठीक है बेटा, अब आप देखिए होगा क्या, कैसे हम स्प्लाइसिंग करेंगे। असल में स्प्लाइसिंग के लिए दो चीजें जिम्मेदार होती हैं, है ना। स्प्लाइसिंग के लिए, स्प्लाइसिंग इज परफॉर्म्ड बाय दो चीजें होती है बेटा। पहला है राइबोजाइम। आप लोगों को पता होगा राइबोजाइम क्या होता है। राइबोजाइम बेटा वो आरएनए होते हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, यानी कैटालिटिक नेचर होता है ना, कैटालिटिक नेचर होता है। जो एंजाइम का काम होता है ना, वही राइबोजाइम का काम होता है, लेकिन वो आरएनए के नेचर के होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एंजाइम का नेचर क्या होता है बेटा, प्रोटीनेशियस होता है। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, जो आरएनए के नेचर के होते हैं, उन्हें हम लोग राइबोजाइम कहते हैं। ठीक है, राइबोजाइम कहते हैं। तो एक तो क्या हो गया, ये राइबोजाइम होता है। दूसरा, इसमें स्प्लाइसियोसोम, ये दो लोगों का रोल होता है प्रोटीन स्प्लाइसिंग करने में। ठीक है, अब देखो स्प्लाइसिंग हम करते कहां है, कैसे करते हैं। देखो ये बेटा क्या है, ये हमारा एचएनआरएनए है। अब एचएनआरएनए में आप देखेंगे कि जहां पर इंट्रॉन स्टार्ट होता है या जहां एक्सॉन कंप्लीट होता है, वहां पर सीक्वेंस पाया जाता है बेटा जीयू, और जहां से इंट्रॉन कंप्लीट होता है या एक्सॉन स्टार्ट होता है, वहां पर एजी सीक्वेंस पाया जाता है। देखो यहां पर भी मैंने दिखाया, मैंने यहां पर भी दिखाया, देख दिए। अब इन्हीं सीक्वेंस को क्या होगा, इन्हीं सीक्वेंसेस को कौन रीड कर लेगा, ये एंजाइम और ये स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम बेटा असल में दो चीजों से मिलकर बना होता है। देखो मैंने यहां दिखाया, स्प्लाइसियोसोम आपके दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक एसएनआरएनए होता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं इसे, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। ठीक है, एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। और दूसरा मैंने आपसे कहा कि स्प्लाइसियोसोम में बेटा दो चीज होती है, एक तो एसएनआरएनए होता है और दूसरा इसमें कुछ प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम लोग स्नर्व्स कहते हैं, या है ना, एसएनआरएनपीस कहते हैं या स्नर्व्स कहते हैं। इसका क्या फुल फॉर्म होगा, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो
प्रोटीन, ठीक है बेटा, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, या इससे हम लोग स्नर्व्स भी कहते हैं, ठीक है। इतना ही आपसे मैक्सिमम पूछा जाएगा अगर कभी क्वेश्चन आया तो, स्नर्व्स कहते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, एचएनआरएनए में उन सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर लिया। अब वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और एक तरह का लूप बनाते हैं। अभी मैं आगे डायग्राम एक दिखाऊंगा, ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये लूप बन रहा है, ये है ना, ये लूप कौन बना रहा है, ये स्प्लाइसियोसोम बना रहे हैं, ठीक है बेटा। और ये लूप किसका होता है, ये लूप होता है आपके, ये लूप होता है इंट्रॉन्स का, है ना। तो ये मैंने ग्रीन से क्या बनाया, ये स्प्लाइसियोसोम है। ये क्या करेंगे बेटा, इनका लूप बना देंगे, है ना। ये जो इंट्रॉन है इनका लूप बना के इसको कट करके हटा देंगे, क्योंकि बहुत डिटेल का प्रोसेस नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत डिटेल हो जाएगा, है ना। सिर्फ आप ये जानिए कि स्प्लाइसिंग जो होती है वो थोड़ा सा होती कैसे है, स्प्लाइसियोसोम का किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, इतना इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक तरह का लूप बनाएगा, और लूप से क्या होगा, फिर ये कट करके रिमूव कर देगा। देखिए मैंने लिखा ना, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन हो जाएगा, और फिर क्या होगा, एक्सॉन्स को आप जोड़ देंगे, है ना। ये एक्सॉन है, इसको इससे जोड़ देंगे, इससे जोड़ देंगे। कौन जोड़ेगा, आरएनए लाइगेज एंजाइम। जिस तरीके से डीएनए के फ्रैगमेंट्स को कौन जोड़ता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम जोड़ता है, उसी तरीके से जब आरएनए की बात आएगी तो आरएनए में कौन जोड़ेगा, आरएनए लाइगेज एंजाइम। बोलिए बेटा, बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। आगे चले। अब देखो, अब ये जो पूरा प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है अभी यूकैरियोट्स में, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ये एक डायग्राम के जरिए से मैं आपको दिखा रहा हूं। ये क्या है बेटा, ये आपका एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इसमें ये क्या दिख रहा है, ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से क्या बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से बेटा क्या बन जाएगा, ये डीएनए, वो ये आरएनए बन रहा है, नेसेंट आरएनए, एचएनआरएनए होगा। अब मैं उसमें क्या दिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं इंट्रॉन और एक्सॉन। फिर क्या होगा, कैपिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा बेटा, पॉलीएडिनाइलेशन, मतलब टेल लग जाएगी, किधर, 3 प्राइम एंड पे, एडिनाइलेट की ट्रेल लग गई 3 प्राइम पे। अब उसके बाद बेटा क्या होगा, ये लूप्स हैं, ये लूप किसके बन रहे हैं, ये लूप बेटा इंट्रॉन के लूप्स होते हैं, है ना। ये लूप्स इंट्रॉन के होते हैं, और स्प्लाइसियोसोम की मदद से हम स्प्लाइसिंग करते हैं और इंट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। इसको ऐसे रिमूव कर देते हैं, और लास्ट में आपका क्या बचा रह जाता है, आपका मैच्योर आरएनए बचा रह जाता है। बोलो बेटा, समझ में आया यहां तक मामला। ये पूरा प्रोसेस है आपके यूकैरियोट्स का, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दे रहा हूं, यूकैरियोट्स में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन जब यानी एचएनआरएनए बन गया, उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में टाइम होता है, क्योंकि पहले एचएनआरएनए जो बनता है उसे हम बहुत ज्यादा उसमें चेंज लाते हैं, है ना, उसको चेंज करते हैं, उसमें कुछ चीज ऐड करते हैं, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग करते हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, प्रोकैरियोट्स में बेटा, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है, एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है वो कैसा होता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस आर कपल्ड टू ईच अदर, है ना, वो दोनों एक दूसरे से अटैच होता है। जैसे यहां पर क्या है, यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो गया, आरएनए की सिंथेसिस हो गई, अब उसके कुछ देर के बाद प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। लेकिन ऐसा प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों अटैच होते हैं। जैसे ही सिंथेसिस अभी हो रही है, जैसे ही अभी आरएनए की सिंथेसिस होगी, उस पे क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। बात समझ में? इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कपल्ड होते हैं, साथ साथ में होते रहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन अभी आरएनए की सिंथेसिस, ये आरएनए अभी बना ही है ना,
ये आरएनए अभी बन के तैयार हुआ, नेसेंट आरएनए ही है, तभी क्या हुआ, इस पे प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, इस तरीके से वहां पर होता है, लेकिन यहां पर यानी यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो डेफिनेशन क्या है स्प्लाइसिंग की बेटा? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड देन जॉइनिंग द एक्सॉन बाय आरएनए लाइगेज एंजाइम इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। अच्छा, यूकैरियोट्स की खास बात यह है कि इसमें स्प्लिट जीन अरेंजमेंट पाया जाता है। स्प्लिट जैसे नाम से समझ में आ रहा है, स्प्लिट टूटा हुआ है ना, ब्रेक किया हुआ। यहां पर आप देखिए तो जीन कैसा होता है, ब्रेक होता है नहीं होता है भाई, एक्सॉन है फिर इंट्रॉन है, एक्सॉन है इंट्रॉन है, ये जो स्प्लिट, इसे हम लोग स्प्लिट जीन कहते हैं। और स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोट्स, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिट जीन बेटा सबसे पहले किसने दिया था? रॉबर्ट्स ने और फिलिप शार्प ने दिया था। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है ना। और स्प्लाइसिंग जाहिर सी बात है स्प्लिट जीन में ही होगी, जिनमें स्प्लिट जीन नहीं होगा, जिन ऑर्गेनिज्म में अगर मान लीजिए स्प्लिट जीन नहीं है तो वहां पे स्प्लाइसिंग की क्या जरूरत है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसकी? यूकैरियोट्स की। ठीक है बेटा। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, जो प्रेजेंस ऑफ स्प्लाइसिंग जी जो है ना, डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। देखिए, हम ये मानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले आरएनए रहा होगा, है ना, पहले आरएनए रहा होगा, और आरएनए से ही बेटा आपका डीएनए बना है और प्रोटीन बना है। पहले आरएनए रहा था, लेकिन आरएनए, क्योंकि आपने देखा भी कि आरएनए के अंदर कैटालिटिक नेचर भी होता है, आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर कर सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है, राइबोजाइम तो होता ही है, कैटालिटिक नेचर भी होता है। लेकिन क्योंकि आरएनए बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसीलिए नेचर ने क्या किया कि आरएनए से डीएनए बना दिया और डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल कर दिया। बात समझ में? तो आपने देखा अभी कि स्प्लाइसिंग में आपने देखा कि आरएनए का बहुत रोल है ना। एक तो स्प्लिट जीन वाला प्लस राइबोजाइम वाला मामला, राइबोजाइम है ना, स्प्लाइसियोसोम में राइबोजाइम का जो रोल होता है। तो इस जो स्प्लाइसिंग है वो हमें शो करती है डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड एंड हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो इंट्रॉन जो है ना वो हमें शो करता है रेमिनेंट ऑफ एंटिक्विटी। पहले जानो रेमिनेंट ऑफ एंटिक्विटी का क्या मतलब होता है। रेमिनेंट ऑफ एंटिक्विटी का मतलब होता है कोई पुरानी याद ताजा करा देना, है ना। क्या हो गया? पुरानी याद ताजा करा देना, ये रेमिनेंट ऑफ एंटिक्विटी है। पुरानी याद ताजा करा देना, ठीक है, सही लिखा हूं? पुरानी याद ताजा करा देना। वैसे तो इंग्लिश की भी राइटिंग मेरी बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हिंदी की और ज्यादा खराब है। ठीक है, तो रेमिनेंट ऑफ एंटिक्विटी मतलब होता है पुरानी याद ताजा करा देना। असल में हम ये मानते हैं कि पहले जब आरएनए का डोमिनेशन था पूरी दुनिया पे, उस वक्त इंट्रॉन जो था वो कोडिंग सीक्वेंस था। बात समझ में? उस वक्त वो कोडिंग सीक्वेंस था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, चेंजेस आए, वेरिएशन डेवलप हुआ, ये इंट्रॉन का जो सीक्वेंस था वो कोडिंग से नॉन कोडिंग में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए जब भी हम इंट्रॉन की बात करते हैं या इंट्रॉन को समझते हैं तो वो एक तरह से रेमिनेंट ऑफ एंटिक्विटी होता है। क्वेश्चन पूछा गया बेटा, बोर्ड में भी पूछा गया और कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट पूछा गया था कि रेमिनेंट ऑफ एंटिक्विटी कौन होता है, एक्सॉन होता है या इंट्रॉन होता है? तो इंट्रॉन होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आज का टॉपिक, हमारा ट्रांसक्रिप्शन। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। 3 तरह का आरएनए होता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, वो हम लोग और बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग माई वीडियो।